नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केरल चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, बस में यमराज से हुई मुलाकात। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा की शपथ, दिल्ली रवाना होने की तैयारी। प्रियंका गांधी का आरोप, कहां असम में माफिया राज, सीएम पर भी साधा निशान। और ईरान को लेकर ट्रंप का सख्त संदेश, कहां परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी दौरान उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बस के अंदर एक व्यक्ति यमराज की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। वीडियो में यह व्यक्ति राहुल गांधी से स्वास्थ्य नीति को लेकर बातचीत करता दिखाई दिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में हल्के फुल्के अंदाज में इस मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बालूसरी में बस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात यमराज से हुई। राहुल गांधी ने कहा कि यूडीएफ की ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज देने का वादा करती है, जिससे यमराज का काम प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसके बदले उन्हें कोई दूसरा काम ढूंढना नहीं पड़ेगा। राहुल ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य है कि केरल में किसी भी परिवार को मेडिकल इमरजेंसी में आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। इस योजना के जरिए लोगों की बचत, सम्मान और भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके लिए उनके 8 या 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू होगी। शपथ के बाद उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलें भी तेज हैं। माना जा रहा है कि वो 13 अप्रैल के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो 2006 से लगातार परिषद के सदस्य रहे थे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हुई थी। वे उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 1985 में विधायक, 1989 में लोकसभा सांसद के रूप में भी काम किया है। केंद्रीय रेल और कृषि मंत्री जैसे अहम पद भी संभाल चुके हैं। 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में केवल एक परिवार ही संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, जबकि आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार डर और धमकी के जरिए शासन कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। रैली में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम माफियाओं और गिरोहों के जंगल में है और सरकार जनता के हितों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने चाय बगान मजदूरों की मजदूरी, जनजातीय समुदायों को एसटी दर्जा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने अरुणोदय योजना के जरिए लोगों की धमकाने का आरोप भी लगाया। प्रियंका ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय न मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएगी। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजे घोषित होंगे। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहरा दिया है। ये मामला दतिया भूमि एवं कृषि विकास बैंक में उनके अध्यक्ष रहते हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों को भी सही माना। फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। वहीं सजा और औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा। अदालत ने कहा कि राजेंद्र ने साजिश के तहत फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से जुड़े कार्यों में धोखाधड़ी की। उन्होंने आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468
और 471 के तहत दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है, जबकि समर्थक कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर निर्णय सुना। आने वाले समय में इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। बद्रीनाथ धाम में अब भागवत कथा, भंडारा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। नगर पंचायत की ओर से इसके लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब आयोजकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में मांस लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इन फैसलों से धाम क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। नगर पंचायत ने व्यवस्था सुधार के लिए 3 नई उपविधियां लागू की हैं। इनमें मांसाहार परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध से जुड़ा नियम शामिल है। झुग्गी झोपड़ी और अस्थायी आवास बनाने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। भंडारा, भागवत और अन्य कार्यक्रमों के नियंत्रण के लिए अलग उपविधि बनाई जाएगी। अब हर आयोजन के लिए यूजर चार्ज भी देना होगा। ये नियम आपत्तियों और सुझावों के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे। इसे यात्रा के दौरान साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसैनिक क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ट्रंप ने साफ दोहराया कि ईरान को भी कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष का असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिला। वहीं ट्रंप ने अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 हफ्तों में सेना ने तेज और निर्णायक जीत हासिल की है। उनके अनुसार ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हथियारों के ठिकानों और फैक्ट्रियों को भी नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए इसे बड़ी कामयाबी बताया। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया गया है। हॉलीवुड से लौटकर इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अमृतसर में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में सेवा भी की और आध्यात्मिक माहौल में समय भी बिताया। दर्शन के बाद प्रियंका ने अपनी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर वो भावुक हो गई और अपने दिवंगत पिता को याद किया। प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन टेम्पल के सामने खड़े होकर तस्वीरें शेयर की और एक फोटो के साथ लिखा, पापा आपके बारे में ही सोच रही हूँ। उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी का आभार भी जताया और अपनी यात्रा को खास बताया। एक्ट्रेस ने मंदिर परिसर के अंदर की खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो सिंपल सूट सलवार में नजर आई। सोने से सजे मंदिर और गलियारों की झलक ने फैंस को आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने एक बुजुर्ग निहंग सिख की तस्वीर भी साझा की। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारतीय टीम जुलाई 2026 में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होंगे। पहला T20 23 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि बाकी के 2 मैच 25 और 26 जुलाई को होंगे। लगातार 2 दिनों में मैच होने से खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति की भी परीक्षा होगी। इस दौरे को लेकर फैंस में खास उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। इंडिया के लिए ये दौरा भविष्य की तैयारियों की लहर से अहम है, खासकर T20 वर्ल्ड कप 2028 और ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखते हुए। वहीं ऐसे में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। हाल ही में 15 साल के हुए सूर्यवंशी ने IPL और जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। ICC नियमों के अनुसार अब वो सीनियर टीम के लिए पात्र हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है या नहीं। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।